अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ ज़ैदी और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि खुतबा हज में इमाम मस्जिद नमरा की आलम इस्लाम के लिए दुआ। उन्होंने खुतबे में कहा कि लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो। शैतान हमेशा लड़ाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बहकावे में ना आओ। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि जुदा जुदा रास्ते ना इख्तियार करो। इमाम मस्जिद नमरा की आलम इस्लाम के लिए दुआ। तक़वे का रास्ता इख्तियार करने पर उन्होंने ज़ोर दिया। कहा, जो शख्स तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका अजर ज़ाया नहीं करता। नेकी करने वाले तो वो हैं जो बुराई का बदला भी अच्छाई से देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। अल्लाह पाक ने वालिदैन के साथ भलाई का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला का हुक्म है कि वालिदैन के बाद रिश्तेदारों से अच्छा रवैया इख्तियार करो। अल्लाह ताला का फरमान है, इंसान हो या जानवर, सबसे रहमत का मामला करें। कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह ने फरमाया, वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अपने मुलाजमीन के साथ एहसान का मामला इख्तियार करो। अल्लाह ज़मीन पर फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, और अल्लाह किसी बंदे की मेहनत ज़ाया नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इलाके में कोई मर्ज फैला है तो वहाँ मत जाओ। कहीं ताउन फैल जाए तो घरों से ना निकलो। बिल्कुल, खुतबा हज में इमाम मस्जिद नमरा की आलम इस्लाम के लिए दुआ। और उन्होंने खुतबे में कहा है कि लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो। वक़ूफ़ अरफा अदा हो गया है, खुतबा हज भी अदा हो गया है। हुज्जाज इकराम ने ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की हैं। अब वो मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। आपको बताएं कि खुतबा हज में उन्होंने फरमाया है कि शैतान हमेशा लड़ाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बहकावे में हरगिज़ ना आओ। सरफरोशान इस्लाम का सफ़र इश्क़ रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा हो गया है। हुज्जाज ने मैदान अरफात में ज़ुहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। जहाँ मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे, रात भर दुआओं और इबादत में गुजरेगी। हाजी कल मिना जाएंगे, जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी, कुर्बानी की जाएगी, जिसके बाद हुज्जाज एहराम तब्दील करके तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। तो आज से तकरीबन एक सदी पहले हज का सफ़र आसान न था। मुशक्क़त और सहूलियात की कमी के बहुत सारे मराहिल आते थे। 83 साल कबल 1938 के हज पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले हज का सफ़र आसान न था। घर से काबतुल्लाह तक मुशक्क़त और सहूलियात की कमी के बहुत सारे मराहिल आते थे। एक नज़र डालते हैं 83 साल कबल 1938 के हज पर। सन 1938 दुनिया अभी ब्लैक एंड वाइट थी कि जब पानी के जहाज़ों में आज़मीन हज के लिए रवाना होते थे। ईरानी, तुरानी, यूरोपी और अफ्रीकी मुसलमान समंदरी तूफानों से होकर हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचा करते थे। कई रंगों और ज़ुबानों के लोग सफ़ेद एहराम में एक ज़बान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते चले जाते थे। दौरान सफ़र खुले समंदर में दर्स व वाज सुना करते थे। मनासिक के हज की तालीम हासिल किया करते थे। सऊदी अरब उस वक्त इतना अमीर न था, सहूलियात की कमी थी, मगर ईमान जोश मारता था। सारे अरब से ऊँटों पर काफिले हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचा करते थे। सारा हज तकरीबन पैदल ही हुआ करता था। इलाज और दवाओं की काफ़ी कमी होती थी। बहुत से आज़मीन और हुज्जाज जहाँ बहक भी हो जाते थे, मगर हर साल ये ईमान अफरोज सफ़र पूरे जज्बे से किया जाता था। और अब बात हो जाए ईद कुर्बा की। लाहौर की मवेशी मंडी बढ़ गई मंदी। कीमतें ज़्यादा होने की वजह से व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। व्यापारी फारिग हैं तो कारोबार किसका चल रहा है, इस बारे में मजीद बात करते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, ज़रा बताइए किसका कारोबार चमक रहा है जब व्यापारी फारिग है तो?
जी, सूरत इब्राहिमी की अदायगी में अब सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन आज भी मंडी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से ख़रीदारों और व्यापारियों में भावताव नहीं बन पा रहा। इसलिए व्यापारी तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन जिनका कारोबार चमक रहा है वो मंडी के बाहर लगे स्टॉल्स हैं, ख्वांचा फरोश हैं या ढोलची हैं, जो वक्तन फ़वक्तन मंडी का एक राउंड लगाते हैं और ढोल बजाते हैं और इन हाथ पर हाथ धरे बैठे व्यापारियों को एक दफ़ा से फिर गरमा देते हैं। गाहक जो है वो अभी उनका आना शुरू हुआ, आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन रेटों ज़्यादा होने की वजह से जो है वो जानवर ख़रीद कर यहाँ से ले जाते बहुत कम लोग देखे गए हैं। लेकिन जो बाहर स्टॉल्स लगे हैं, जिनमें बिरयानी के स्टॉल्स हैं, खाने पीने के दीगर अशिया हैं और ख़ास तौर पर जो मशरूबात हैं उनकी बिक्री काफ़ी हो रही है, क्योंकि गर्मी है और प्यास की शिद्दत है। इसलिए व्यापारी और गाहक चाहे उनका भाव ताव बने या ना बने, लेकिन वो इन ख्वांचा फरोशों या इन स्टॉल्स पर ज़रूर आते हैं और यहाँ पर पानी पीकर या मशरूबात पीकर अपनी प्यास ज़रूर बुझाते हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि जो अखराजात ट्रांसपोर्ट के हैं या जानवरों की खुराक के जो अखराजात हैं, उनकी वजह से, उनके बढ़ने की वजह से गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं। जबकि ख़रीदार हज़रात का ये कहना है कि 2.5 से 3 मन का है कि जानवर जो कि पिछले साल तकरीबन 60 से 65 हज़ार का था, रवां साल उसकी कीमत जो है वो 2 गुना हो चुकी है। इसलिए एक आम आदमी का कुर्बानी करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जो लोग ज़्यादातर तरजीह ये दे रहे हैं कि वो हिस्सा डालकर, इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करें, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ईद से एक दिन पहले जो चंद घंटे हैं उनमें जो है वो मंडी का रेट टूटेगा और लोग बासानी कुर्बानी का जानवर खरीद सकेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर। नया मालिक पसंद नहीं आया या फिर घबराहट, रहीम यार खान की मवेशी मंडी से बैल भाग गया। कौमी शाहराह पर लगी मवेशी मंडी से कुर्बानी के लिए ख़रीदा गया जानवर घर ले जाते हुए मालिक के हाथों से रस्सी छुड़ाकर भाग निकला और करीबी होटल के अंदर जा घुसा। बैल के मालिक और मकामी लोगों ने बड़ी कोशिश की, मगर 1 घंटे तक बैल ने सबको तिगनी का नाच नचाया, फिर कहीं जाकर वो काबू में आया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ काले करतूतों का जहरीला सच खुद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने उगल दिया। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बरकरार रखने की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अब तो सारी दुनिया जान गई है कि भारत ने सियासी खिलवाड़ के लिए FATF जैसे टेक्निकल फोरम की साख दांव पर लगाई। FATF जैसे टेक्निकल फोरम से सियासी खिलवाड़ के भारतीय इतराफ पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। कहा, FATF के एक्शन प्लान के 27 में से 26 नकात पर मुकम्मल अमल दरामद के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने का सारा भोंडा खेल खुलकर सामने आ गया। FATF में बतौर शरीक चेयरमैन ज्वाइंट ग्रुप भारत का किरदार अब मजीद मशकूक हो चुका। फोरम को सियासी हथकंडों का शिकार करने की भारतीय साजिशों से मुताल्लिक पाकिस्तान का देरीना मौकफ दुरुस्त साबित हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है, जयशंकर के बयान ने भारत की असलियत और FATF को तंग नजर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए मनफी किरदार अजा कर दिया। एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की पेशरफ्त को FATF बरमला तस्लीम करता रहा, लेकिन भारत ने भोंडे जराए से शकूक पैदा करने की साजिशें की। तर्जुमान ने वाजे किया कि पाकिस्तान पर धोखेबाजी से दबाव डालने की कोई कोशिश न पहले कामयाब हुई न आइंदा होने दी जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने एक रोज कबल मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर तरबियती प्रोग्राम में अपनी हुकूमत के काले करतूत का जहरीला भांडा खुद ही फोड़ा था। बोले, नई दिल्ली ने ही यकीनी बनाया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने न दिया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मोदी सरकार की तरफ से सियासी मुखालफिन के फ़ोन टैप करने की खबरों पर तशवीश का इज़हार किया है। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने लिखा है कि भारतीय हुकूमत इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए सियासी मुखालफिन और सहाफ़ियों के फ़ोन टैप कर रही है, जो तशवीशनाक है। भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंद पॉलिसियों से भारत की अंदरूनी तकसीम मज़ीद वाज़े हो गई है। खित्ते के अमन को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। अफ़गान सफ़ीर की साहिबजादी के मुबैना अगवा और तशद्दुद के वाक़े की तहक़ीक़ात में नई पेशरफ़। पुलिस ने लड़की को रावलपिंडी से इस्लामाबाद ले जाने वाली चौथी टैक्सी का भी सुराग लगा लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ख़ुसूसी अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आई? देखिए, अफ़गान सफ़ीर की साहिबजादी का मामला नहायत हसास था और अहम मामला था, लेकिन अब जो तहक़ीक़ात मुकम्मल कर ली गई हैं और उसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि
जो ये सारी चीजें थी और ये जो बनाया गया था इवेंट, ये सारा मशकूक था। लड़की को रावलपिंडी से इस्लामाबाद लाने वाली जो चौथी टैक्सी थी उसका भी पता चल गया और चौथी टैक्सी भी पकड़ ली गई है। ड्राइवर से तहकीकात के वो टैक्सी ड्राइवर थे और उन्होंने सिर्फ बतौर पैसेंजर इस लड़की को अपने साथ बैठाया था। साथ साथ इस चीज का इंकशाफ हुआ है कि अफगान सफीर की जो साहबजादी हैं वो जर्मनी में सियासी पनाह ले रखी है उन्होंने, और जर्मनी से अपनी फैमिली के पास आई थी और वापस उन्होंने अब यहाँ से टर्की से जर्मनी ही जाना है। तो ये मामला सरकारी जराये की तरफ से मशकूक करार दे दिया गया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। और अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज इस वक्त कहूटा में जलसे आम से खिताब कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 5 एटमी धमाकों के जवाब में उसने 6 एटमी धमाके किए। उसने मुंह लटकाकर कश्मीरियों को यह नहीं कहा कि अगर भारत कश्मीर उचक कर ले गया तो मैं क्या कर सकता हूं। उसने सर फेंक कर यह नहीं कहा कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। उसने ये रोना नहीं रोया कि मोदी मेरा फोन नहीं सुनता। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कश्मीर का वकील, आजकल जो वकील है, जाली वकील जिसका नाम इमरान खान है, वो कमजोर है। ये मुकदमा सिर्फ नवाज शरीफ जैसा बहादुर लीडर लड़ सकता है। ये मुकदमा सिर्फ आजाद कश्मीर की ये शेरनी और शेर लड़ सकते हैं। नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां। मेरे साथ मिलकर पहले सब आजादी का नारा लगाओ, जो कि मकबूजा कश्मीर के रहने वाले गयूर अवाम के लिए है जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। भारत सुन लो, आजाद कश्मीर क्या कह रहा है। हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे, अब मिल के रहेगी। माएं भी बोले, मेरे भाई भी बोले, जवान भी मांगे, अब मिल के रहेगी, हम लेके रहेंगे। इंशाअल्लाह आजादी लेंगे भी और सब मिलकर नवाज शरीफ की क़यादत में मकबूजा कश्मीर में जाएंगे इंशाअल्लाह। सड़का दा जाल बछाया, मियां सब दा दर्द वंडाया, हर था ते वेखो आया मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और जो नवाज शरीफ जो इस धरती का बेटा है, कश्मीर के साथ तो उसका खून का रिश्ता है ना, खून का। मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग। मेरे कश्मीरी बहन भाइयों, नवाज शरीफ सिर्फ आपका शेर लीडर ही नहीं, उसका आपके साथ खून का रिश्ता है, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। जी लगाएं, कौन सा नारा लगाएं? एक नारा लगाऊंगा, नवाज शरीफ के वारिस तो आपने कहना है कश्मीरी जिंदा है। नवाज शरीफ के वारिस, नवाज शरीफ के वारिस। और उसी नवाज शरीफ को तुमने गद्दार कहा, जिसने बुरहान वानी का मुकदमा लड़ा, जिसने 6 एटमी धमाके किए, उसको तुमने गद्दार कहा। अगर वो गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। हो मोरा लाओ, हो मोरा लाओ, हो मोरा लाओ। पाकिस्तान में जो जितना बड़ा मुहिब्बे वतन होता है, उसको गद्दारी का भी उतना बड़ा लक़ब दिया जाता है। तो जिसको गद्दारी का लक़ब मिले, गद्दारी के लक़ब बांटने के लिए
चोरों का लकब बांटने के लिए, डाकू का लकब बांटने के लिए हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल रखी हैं, जिसका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका अवामी मुकाबला नहीं कर सकते, जिसको अवाम के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, उसके लिए ये पटारियां खुल जाती हैं। कहीं से गद्दार का लकब निकलता है, कहीं से चोर का लकब निकलता है, कहीं से डाकू का लकब निकलता है। तो मेरे कश्मीरी भाइयों, ये बात याद रखना, पाकिस्तान में जिसको गद्दार का लकब दिया गया वो उतना ही बड़ा मुहिब्बे वतन है। और गद्दारी के फतवे बांटने वालों, देखो आज उसी मुहिब्बे वतन नवाज शरीफ की बेटी हजारों मील का सफर तय करके LOC पर खड़ी है। और नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अजीज साहब, आपका शुक्रिया कि आज आपने मुझे इतने खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका दिया। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे सजने भी बजने ने। और फिर उसके बाद मैं सरहदों पर खड़े पाकिस्तान की फौज के उन मुहाफिज बेटों को भी सलाम पेश करना चाहती हूं, जो किसी भी सियासत से बालातर होकर अपने वतने अजीज के दिफा के लिए सरहदों पर खड़े, जाने हथेलियों पर लेकर अपने वतन का मुहाफिजा कर रहे हैं, मुहाफिज बने हुए हैं, अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे फौजी बेटों, मेरे फौजी भाइयों, मैं आप सबको LOC पे खड़े उन तमाम पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी मिट्टी के बेटों को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूं। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। दिल्ली तक करेगी मौज, दिल्ली तक करेगी मौज, दिल्ली तक करेगी मौज। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने जलसों का आगाज और उनका जो दरमियान था, और आज मेरे जलसों का, मेरी कैंपेन का अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन है। आज 13 दिन हो गए मैं कश्मीर हूं, घर नहीं गई वापस। मैंने घर क्यों जाना था, मैं तो अपने घर में खड़ी हूं। नगरी आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी पैसों वाली मशीन के पास जलसा नहीं किया। कल मैं बाग में गई, उसी बाग में एक दिन पहले अपनी नई नवेली ATM के पास इमरान खान ने आकर जलसा किया था। तमाम तर सरकारी इखराजात के बावजूद उस जलसे में बाग के लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। और जब मैं बाग गई, यकीन जानो हवेली वालों, मेरा ऐसा इस्तकबाल किया बाग वालों ने कि मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। मियां सब दा दर्द वंडाया, हर था ते वेखो आया, मियां दे नारे वजने भी वजने ने। तुम्हारा रंग और सुनने में आया है कि बाग में, क्या नाम है उनके कैंडिडेट का, जिनको वो उठाकर इस्लामाबाद से स्मगल कर आजाद कश्मीर ले आए हैं,
तनवीर इलियास साहब, उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक ऑफिसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत दी। कश्मीरियों, मुझे एक बात बताओ, जो आपके वोट को 1 अरब रुपए में खरीदने की कोशिश करे, क्या वो गीदड़ आपका लीडर हो सकता है? और जानते हो 2016 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो यही सरदार तनवीर इलियास साहब, इन्होंने मुस्लिम लीग नून से सेनेट का टिकट मांगा और ये मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते थे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया कि मैं 50 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देता हूं, मुझे सेनेट का टिकट दें। नवाज शरीफ साहब ने वापस पैगाम दिया कि नवाज शरीफ टिकट देता है अपनी जमात को, बेचता नहीं है। दोबारा रंग सजने बिसजने। और कश्मीर के अवाम आज ये पूछ रहे हैं कि रिश्वत पकड़ने वाले को, रिश्वत लेने वाले को तो आपने पकड़कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जिसने रिश्वत दी है, जो रिश्वत देकर खरीदने वाला है, वो आज इमरान खान के साथ स्टेज पर क्यों बैठा है? पहले वर्ल्ड कप जीतकर भारत को इतना हौसला दिया कि वो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज कर ले। फिर तुम्हारी वजीर ने जब तुम्हें झंडा पकड़ाया आजाद कश्मीर का, तो तुमने उस झंडे को हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। दोबारा रंग सजने बिसजने ने। आज तुम आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाकर आजाद कश्मीर से उसका झंडा भी छीनने आए हो। फॉरवर्ड कहूटा वालों, हवेली वालों, मैं आपको खबरदार करने आई हूं कि ये फैसला हो चुका है कि आपके इलेक्शन पे चोरी डाका डालकर अपना कठपुतली वजीर आजम यहां पर लाकर आपसे आपकी आजादी, आजाद कश्मीर की आजादी, आपकी पहचान, आपका तशख्खुस छीना जाए, आपसे आपका झंडा छीना जाए, आपसे आपकी सरजमीन छीनी जाए और आपको पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। लेकिन जाली लीडर, जाली वोट, जाली तख्तियां, जाली मैंडेट, जाली मंसूबे, जाली दावे करने वाले, याद रखो कि आजाद कश्मीर में तुम्हारा कोई जाली दावा नहीं चलेगा। दोबारा रंग सजने बिसजने। मैं इमरान खान से ये पूछना चाहती हूं कि बोलो, सरदार तनवीर इलियास, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जानता ही नहीं था, जो अभी चंद साल पहले 2016 में नवाज शरीफ का टिकट मांग रहा था, उसके हाथों तुम कितने रुपए में बिके हो? मैं पूछती हूं इमरान खान, तुमने इस नई नवेली एटीएम से कश्मीरियों का वोट कितने रुपए में खरीदा है? सोचो, जिसने सरकारी महकमे के एक अफसर को
1 अरब रुपया रिश्वत ऑफर की हो, उसने टिकट लेने के लिए इमरान खान को क्या दिया हो। रंग सजने भी सजने ने। और ये भी मैं बता दूं कहूटा वालों, ये भी मैं बता दूं कि ये मरियम नवाज शरीफ नहीं कह रही, ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये अखबारात की रिपोर्ट्स खुद कह रही हैं कि 1 अरब रिश्वत के इल्जाम में उस सरकारी अफसर को यहां से नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और देखो अभी मईशत की बात करती हूं। पहले जरा क्योंकि LOC पर खड़े हैं तो पहले कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। कश्मीरियों, आपका मुकदमा तो इमरान खान ने क्या करना है, क्या लड़ना है। हमारी कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के 3-4 नकात जरा देखो। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वाले जब तुम्हारी बारी आई तो कश्मीर मोदी की झोली में फेंक कर आ गए, और वापसी पर अवाम को ये कहते हो कि मैं वर्ल्ड कप लेकर आया हूं। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि CPEC पे आज चाइना ने काम बंद कर दिया है। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज पर हमला होता है और 10 चाइनीज एहलकार मारे जाते हैं। तुम्हारी कामयाब पॉलिसी ये है कि चाइना जो नवाज शरीफ के वक्त में प्रोजेक्ट्स, मंसूबे, पैसे लेकर पाकिस्तान आ रहा था, आज वो अपने लोगों की हलाकत की तहकीकात करने पाकिस्तान आ रहा है। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो जाती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो, और बजाय इसके कि तुम्हें उसके बाद कोई शर्म आए, तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका क्योंकि मैं सरकारी खर्चे पर आजाद कश्मीर में आकर वोट मांग रहा था। बजाय इसके कि तुम अफगान भाइयों से माफी मांगते, वजारत दाखिला के पता है क्या बयान आ रहे उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है, कि वो इसलिए अगवा हुई है कि वो वहां अकेली थी, वो टैक्सी में बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। ये कोई बहाना है? वो चाहे अकेली सफर कर रही थी या टैक्सी में बैठी थी, उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। अब क्या अपनी नाकामी छुपाने के लिए तुमने सफारती आदाब का भी मजाक बनाकर रख दिया? शर्म आनी चाहिए। और इनकी खारजा पॉलिसी की एक और बात बताऊं, जिस दिन शहीद बुरहान वानी की बरसी थी उस दिन वजारत खारजा में नाच गाना हो रहा था। कोई मेरे कश्मीरी भाइयों, कोई एक मुल्क का नाम बता दो, दोस्त मुल्क का नाम बता दो कि कौन दोस्त मुल्क है जो आज इस नालायक और नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़ा है। कोई एक मुल्क का नाम आता है? और अब मईशत का हाल सुन लो जरा प्लीज, मईशत का भी हाल सुन लो। नवाज शरीफ के वक्त में
GDP का मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इमरान खान के जमाने में GDP का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। इतनी कामयाब मईशत जा रही है, मईशत इतनी तरक्की कर रही है कि चीनी की कीमतें आसमान पर, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर, आटे की कीमतें आसमान पर, डीजल की कीमतें आसमान पर, बिजली की कीमतें आसमान पर, गैस की कीमतें आसमान पर। और इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत के बाद नवाज शरीफ ने जिन अंधेरों से, अल्लाह ताला के फजलो करम से जिन अंधेरों से मुल्क को निकाला था, याद है ना नवाज शरीफ से पहले का वो वक्त जब मुल्क में 20-20, 22-22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, याद है ना? वो लोड शेडिंग नवाज शरीफ 3 साल में 0 पर ले आया था। अब जानते हो पाकिस्तान में 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली जाती है। उस 0 लोड शेडिंग को 12, 14, 16 घंटे की लोड शेडिंग पर लाने के लिए इतनी बड़ी नालायकी और नाअहली चाहिए होती है। और फिर मुझे तो यही सुनने को मिलता था, ये बहुत जरूरी बात है हवेली वालों, मुझे तो मीडिया का एक हिस्सा जो कि प्रोपेगेंडा पे मामूर है, उनसे तो मुझे यही सुनने को मिलता था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौज के खिलाफ हैं और फौज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ है और फौज ने मरियम नवाज के चेहरे पे रेड क्रॉस लगा दिया है। मेरा और नवाज शरीफ का तो मुझे पता था कि ये झूठ है, लेकिन मेरी कश्मीर के कैंपेन के दौरान मैं बहुत सारे इलाकों में LOC पर गई। यहां पर चप्पे चप्पे पर फौजी जवान अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे हैं। मैं ये बात आपको बताऊं जो आप लोगों के लिए शायद इंकशाफ होगा। उन प्रोपेगेंडिस्ट के मुंह पे तब थप्पड़ पड़ा जब हर फौजी जवान जो मेरे रास्ते में खड़ा था उसने सीने पे हाथ रख के मेरा इस्तकबाल किया। और एक फौजी ने मेरी गाड़ी रोककर मुझे ये कहा, उसने पहले इजाजत ली कि मैं दूसरे दरवाजे पे जहां मैं बैठी थी। आपको बताएं कि इस वक्त मरियम नवाज काहूटा में जलसे आम से खिताब कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि सैकड़ों जलसे किए, इतना नज़्म ज़ब्त नहीं देखा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।